नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके लिए इन 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। हम आपको तस्वीरों में इन 7 सीटों के उपचुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक इन सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। गोपालगंज बिहार, मोकामा बिहार के गोला गोकर्णनाथ, यूपी के आदमपुर, यूपी में भी चुनाव हो रहा है। हरियाणा के आदमपुर में भी वोटिंग कराई जा रही है। साथ ही ओडिशा के धामनगर और तेलंगाना के मनुगोड़े और साथ ही महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, 7 जगह 6 राज्य जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की जहां 2 सीटें हैं, गोपालगंज और मोकामा, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 1, हरियाणा की 1, ओडिशा की 1 और तेलंगाना महाराष्ट्र से भी 1-1 सीट पर उपचुनाव किए जा रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से जारी। जो है सीट पर उपचुनाव चल रहा है। अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी और उसके बाद जो है आज मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे लंबी लाइन है। उपचुनाव के बावजूद भी जो है मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह दिख रहा है। अगर इस सीट की बात करें तो लखीमपुर खीरी की इस गोला सीट पर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपस में सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना भुगतान, आवारा पशु जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमन गिरी अपने पिता की सिंपैथी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विकास सुशासन के दम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता लाइन पर लगी है, मतदान हो रहा है। लोगों से पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, मतदान को क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लोग मांग के मतदान करेंगे? कन्या भुगतान का भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दा रहेंगे जी। और जो है पीड़ित लोग हैं, तमाम गाय बैलों से पीड़ित हैं, जो नुकसान हो रहा है खेतों का, लोग मारे जा रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी में। देखिए, मैं किसान हूँ। मेरे लिए तो मुद्दा यही है कि मेरे गन्ने का भुगतान गोला फैक्ट्री यानी बजाज ग्रुप नहीं देता है। बस यही मेरे लिए मुद्दा है। गन्ना का मुद्दा, किसान का मुद्दा और जो है ये मुद्दे प्रभावी मुद्दे रहने वाले हैं। मतदाता लाइन में हैं, लगे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदान को लगभग 2.5 घंटा हो गया है। जो है 6 बजे तक मतदान होना है। आज जो है लखीमपुर खीरी के गोला इस उपचुनाव में जो है 7 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगभग 3,71,000 मतदाता करेंगे। किसके सर पर जो है जीत का ताज होगा, ये 6 तारीख को पता लगेगा। न्यूज़ इंडिया, लखीमपुर खीरी। 6 राज्य और 7 सीटें। सियासी प्रतिक्रिया क्या है और साथ ही आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आए हुए हैं मतदान करने के लिए। क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा। विकास का आप किस तरह का विकास का मुद्दा आप किस तरह का चाहते हैं? सारी सुविधाएं हो, एजुकेशन हो, शहर का विकास हो, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी दूर हो, विकास का मुद्दा है। जो मूलभूत जो भी विकास होता है उसके नहीं, वोट तो हमने देने जिसको देने का उसको मैं दिए लाऊं। नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब अच्छे चल रहा है। लटके साहब का अच्छा काम किए है, वो कार्य सम्राट है, अभी भी है वो, ऐसा नहीं कि हमारे में से गए हैं। उनका बहुत अच्छा काम है और उनका काम अभी उनकी मिसेज पूरा करेंगी, ऋतुजा रमेश लटके। देखिए, 6 स्टेट में बाई इलेक्शन है, जिसमें सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां हम लड़ रहे हैं वो जीतने जा रहे हैं। तेलंगाना में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे और बिहार की दोनों सीट, जो हमारा गठबंधन जब से टूटा है और नया गठबंधन आरजेडी और जेडीयू का बना है, उसके बाद ये पहला चुनाव है बिहार के अंदर। मोकामा में और गोपालगंज में, गोपालगंज सीट हमारे पास पहले से थी, हम अपार बहुमत से जीतेंगे और मोकामा सीट भी हम राजद से छीनेंगे। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल विजय होगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया चुनाव रहने वाला है और मैं समझता हूं अगर पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। देखिए, दिल्ली अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन की बात करते हैं दिल्ली यहाँ आके, और दिल्ली के अंदर बुरा हाल है। यहाँ के दिल्ली के स्कूलों की बात करते हैं।
और स्कूलों का दिल्ली में बुरा हाल है। यहाँ के भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार तो केजरीवाल की है। ये सिर्फ दिखावे के लोग हैं, लेकिन आदमपुर हल्के के लोग 4 उपचुनाव पहले जीत चुके हैं विपक्ष में रह के भी। ये समझदार लोग हैं, ये अपने पराये की पहचान करते हैं। देखिए नंबर 2 पे तो कांग्रेस ही रहेगी, लेकिन बहुत डिस्टेंस सेकंड रहेगी। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है और मैं उनके साथ खुदकुशी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति है। अगर वो सुसाइड राहुल गांधी या कांग्रेस कर रही है तो मैं खुदकुशी उनके साथ नहीं कर सकता। देखिए, बहुत आपने कैंपेन के दौरान भी देखा होगा कि भारी संख्या में महिलाएं बाहर निकलकर भव्य को आशीर्वाद देने निकली है और यंग वोटर्स भी जो है, जो मैं लड़कियों की भी बात करूंगी, उनमें बहुत जोश और उत्साह है। तो मेरा मानना है कि इस बार बराबर की हिस्सेदारी इस जीत में महिलाओं की भी रही। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो मुकाबले में नहीं है, जो अपने हार ही मान चुके, उनका क्या हम चर्चा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 30,000 से ज्यादा आदमपुर हल्का अपनी जीत दर्ज करेगा। संजीव राय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज और मोकामा। संजीव, हमें ये बताइए कि इन चुनावों का और नतीजों का सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या एक नए सिरे से राजनीति शुरू होगी अगर जो सीटें जिस पार्टी के पास, यानी कि गोपालगंज बीजेपी के पास है, मोकामा आरजेडी के पास है, अगर ये इक्वेशन बदला तो एक अलग तरह की सियासत और अलग तरह की बयानबाजी हम देखेंगे 6 तारीख के बाद? बिल्कुल, देखिए सियासी समीकरण बदलने के बाद पहला शक्ति परीक्षण है। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में गर्माहट आई, उसके बाद से ये पहला शक्ति परीक्षण चुनाव जो होने जा रहा है। इसमें जब हम गोपालगंज की बात करते हैं तो 3,30,000 से जो अधिक कह सकते हैं मतदाता है, वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और मोकामा में 2,80,000 से ज्यादा जो है वो कह सकते हैं उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिल्कुल संजीव, लेकिन यहाँ पर समीकरण किस तरीके के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोकामा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि आरजेडी को बाहर कर देंगे। संभव है? संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। हेलो जी संजीव, बात करिए, आपने सवाल दोहराएं। संजीव, मेरा सवाल ये था, मोकामा में, गोपालगंज में 2 जगह बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मोकामा आरजेडी का गढ़, जहां पर अनंत सिंह थे, अब उनकी पत्नी नीलम देवी है, यहां से उखाड़ कर बाहर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इतना आसान रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्योंकि कहना है कि मोकामा में आरजेडी को उखाड़ के फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से सियासी समीकरण बदले और अनंत सिंह की पत्नी, जिस तरह से नीलम देवी की आपने बात कही, तो अनंत सिंह जाहिर तौर पर वो सीट बेहद ही हॉट सीट है। और अनंत सिंह की बात करें तो और जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी है सोनम देवी, तो दोनों ही एक बहुत बड़ा टक्कर है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अनंत सिंह जिस समय चुनाव लड़ते थे उसमें एक भारी मार्जिन होता था, लेकिन इस बार अब ये देखना होगा जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक कह सकते हैं कि बड़ा एक कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार और तमाम चीजें हुई, लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिर वो किस तरह से और कैसे अपना वोट डालते हैं, विकास के नाम पर या क्या कुछ मुद्दे रहते हैं। तो आज जिस तरह से वोटिंग हो रही है, मुझे अभी जो जानकारी है लगभग 10% के लगभग दोनों ही जगह वोटिंग हो चुकी है। और काफी जो जानकारी आ रही है कि कतार में कह सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। और मैं बता दूं कि देखिए इस उपचुनाव से कई सारे राजनीतिक समीकरण भी आगे के तय होंगे। तो फिलहाल तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। और जिस तरह से कई उम्मीदवार हैं, चाहे वो आप मोकामा की बात करें, गोपालगंज की बात करें, मुख्य रूप से है जो बीजेपी और आरजेडी के उत्तर प्रदेश से गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। गोपाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। गोपाल, वहां की तस्वीरें क्या है, समीकरण क्या है? क्या यहाँ पर योगी सरकार पर एक तरीके से मोहर लगेगी अगर बीजेपी जीत जाती है तो? कुंदन, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की गोला उपचुनाव सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के जो 5 बार डिग्री उनकी निधन उस पर प्रत्याशी के रूप में उनके कैंडिडेट उनके बेटे को उतारा गया है। तो वही समाजवादी पार्टी ने जो पुराने प्रत्याशी उनके थे मेन चुनाव के तिवारी उन पर भरोसा जताया है। प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो दोनों लोगों ने चुनाव लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने 40 स्टार प्रचारकों के उड़न खटोले यहाँ उतारे हैं, मंत्री
गली गली में एक नुक्कड़ सभाएं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी जो है जमीनी रणनीति पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुद्दों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, गन्ना भुगतान के मुद्दों को सहारा बनाकर चुनाव में नैया पार करने के प्रयास में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके साथ में एक बड़ा जो है सिंपैथी तबका है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो शासन सुशासन और विकास का जो मुद्दा है उनके बीच में जनता के बीच में जा रही है। लेकिन वो चुनाव है, जनता जो है बिल्कुल साइलेंट मोड में है और क्या कुछ होगा उसको लेकर के अभी की संभावनाएं जो है दोनों प्रत्याशी तलाश रहे हैं, लेकिन चुनाव काटेगा है। गोपाल, समाजवादी पार्टी के लिए क्या यहाँ पर जीत दर्ज करना आसान होगा? रामपुर में इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव हुए, आजमगढ़ की सीट पर भी उपचुनाव हुए जहां करारी शिकस्त मिली, वो जहां किला है, जहां गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और ऐसे में गोला गोकर्णनाथ, यहाँ पर क्या जीत संभव है इनके लिए? अच्छी उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में पहले भी एक माइंड मेकअप करके जनता बैठती है कि जो है उपचुनाव जो सत्ता में पार्टी होती है, जो उन पार्टियों के लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं। और एक सीट की बात होती है, लोगों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है मुद्दे ठीक हैं, जायज हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जमीनी मुद्दे हैं, लेकिन एक पार्टी के एक कैंडिडेट के जितने से इन मुद्दों में उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई जो है उनसे परिवर्तन नहीं होने वाला। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम इन मुद्दों के नाम पर सीट जीत पर एक संदेश देना चाहें कि जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जिस तरीके से जो उपचुनाव हुए हैं, उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के लिए किला भेद पाना बड़ा मुश्किल है। बिहार का एक बार फिर से रुक करते हैं। संजीव राय हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, अब दोनों सीटों का अपडेट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 9 बजे तक 10% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। संजीव, प्रचार अभियान को अगर हम देखें, दोनों ही पार्टी और गठबंधन की अगर हम बात करें, बीजेपी और आरजेडी जेडीयू गठबंधन की बात करें, तो दोनों सीटों पर दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर के भी बहुत सारी बयानबाजी हुई और उसी आधार पर कहा गया कि ये तो अननेचुरल गठबंधन है जेडीयू और आरजेडी के बीच। देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा पाए, स्वास्थ्य का कारण बताया गया कि वो स्वस्थ नहीं है इसलिए नहीं जा पाए। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी हर संभव वो प्रयास किया। उसके अलावा बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो स्टार प्रचारक के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक अब देखना होगा कि क्या कुछ चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए के साथ आए वो खुद चुनाव प्रचार मिलेंगे। तमाम जो एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक थे, चाहे वो मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोग हों, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि इन दो उपचुनाव में सियासी समीकरण बदलने का ये कह सकते हैं कि ये पहला शक्ति परीक्षण है। और इस शक्ति परीक्षण से जो परिणाम आएंगे, जिस तरह से जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के बाद जो जनता ईवीएम में जो कैद करेगी, उसके बाद जो परिणाम आएंगे उस पर बहुत कुछ सियासी समीकरण बिहार का कह सकते हैं आगे का सियासी समीकरण होगा। तो ऐसे में जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसमें तमाम जो कह सकते हैं कि ताकत वो लगाई गई है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, चाहे वो आरजेडी और जेडीयू का जो जिसकी सरकार चल रही है उसकी तरफ से। तो देखिए, अटकलें तो बहुत सारी लगाएगी, लेकिन अंतिम तौर पर जनता को ही वोट करना है और जनता को ही चुनना है, जनप्रतिनिधि जो भी हो। और आपको पता है कि जिस तरह से इस बिल्कुल संजीव, कहीं ना कहीं ये जनता को ही चुनना है कि आखिरकार मोकामा में कौन होगा और साथ ही गोपालगंज सीट पर कौन जीतेगा। लेकिन मोकामा को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रसार करने की बात कह रहे थे, जाने वाले थे, तो आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच में कई स्थिति असमंजस की थी, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा हराने की बात करते थे नीलम देवी को, लेकिन अब उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार में उतरना पड़ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं तबीयत का खराब बहाना उन्होंने ऐसा बनाया और जाने से बच गए? देखिए, ये अटकलें बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों तक बिहार पर राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा ये कहा है कि विकास के मुद्दे पर वो लगातार जनता के बीच जाएंगे, लेकिन इस बार सियासी समीकरण जिस तरह से बदला, जेडीयू, आरजेडी, माले और मांझी, हम पार्टी एक कुनबे पर एक मंच पर है। बिहार में जाति समीकरण बहुत कुछ मायने रखता है और ये जो कुनबा है पूरी तरह से मजबूती के साथ आ गया। और जो आपने सवाल किया कि अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो जिस तरह से वो लगातार विरोध करते, लेकिन अब जिस तरह से वो साथ आने के बाद कई सारी अटकलें और कई सारी बयानबाजियां भी हुई, लेकिन अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि आप लोग जो है वोट करिए और जो बेहतर कैंडिडेट है, जो बेहतर काम करते हैं उनके लिए वोट करिए। यानी कि जो अनंत सिंह की पत्नी है उनके लिए वोट करने को कहा, गोपालगंज में जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट करने को कहा है। लेकिन आज संजीव बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गोला सीट का रुख करते हैं। गोपाल गिरी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। गोपाल, 9 बजे तक का क्या अपडेट, वहां पर कितना फीसदी मतदान हो चुका है?
देखिए, आपको बता दें कि जो है मतदान को लेकर के बिल्कुल शुरुआती समय में लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया है जो है पोलों पे जो है भीड़ दिखना शुरू हो, ये मतदान के प्रति जो है 2.5 घंटे का समय हो गया है और लगभग 17 से 18% के बीच का मतदान जो है पहुंच रहा है। इससे लग रहा है कि मतदान को लेकर लोगों में रुचि है और मतदान अगर इसी तरीके से हुआ तो 50% तरीके से हुआ। ठीक है गोपाल, नजर बनाए रखिए। हमारे साथ संजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार के उपचुनाव का अपडेट देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 6 राज्यों के 7 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई जा रही है। बिल्कुल, तो गुजरात हिमाचल चुनाव से पहले इसे शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, झारखंड से जुड़ी है ये बड़ी खबर। जहां झारखंड अवैध खनन मामले में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे सीएम सोरेन। आज वक्त नहीं होने का उन्होंने हवाला दिया है। पूछताछ के लिए ईडी ने आपको बता दें कि समन भेजा था और आज सुबह 11:30 बजे पेश होने के लिए बुलाया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे हैं सीएम सोरेन और इसी का हवाला देकर करके उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल उन्हें एक समन भेजा गया था, ईडी की तरफ से कहा गया था कि आज सुबह 11:30 बजे पेश होइए, लेकिन अब अपडेट पूरे मामले में यह है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे हैं हेमंत सोरेन, इसलिए वो ईडी दफ्तर में नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का ये मामला है, कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ का गड़बड़झाला किया गया है। अवैध खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कैश बरामद हुए झारखंड के अलग अलग जगहों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके विधायक प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ और उनके घर पर तलाशी लेने के बाद कई दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर ईडी चाहती है कि हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर आए और उनके सवालों का जवाब दे ताकि स्थिति स्पष्ट हो। लेकिन अब हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर जा ही नहीं रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में आज पेश नहीं होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ऐसे में चुनावों की तारीख का ऐलान होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है, जहां आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार गुजरात में विधानसभा के चुनाव कितने फेज में होने वाले हैं, तारीखें क्या होंगी और मतगणना किस दिन होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या 2 चरण में पिछली बार की तरह ही चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव की तारीखें कौन सी होंगी, ये स्पष्ट हो जाएगा करीब 12 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पिछले बार भी 2017 में 2 चरणों में गुजरात में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि 2 चरणों में गुजरात की सभी सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। बिल्कुल, इसके पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि 29-30 नवंबर को पहले फेज के इलेक्शन हो सकते हैं। वहीं दूसरे फेज के मतदान की अगर बात करते हैं तो 3 और 4 दिसंबर वो तिथि हो सकती है। लेकिन आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से और इस जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार तारीख कौन सी। तो चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा गुजरात को लेकर के। लेकिन गुजरात के पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, 2012 और 2017 के क्या परिणाम रहे ये भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि 1995 से बीजेपी का कब्जा है। ये 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। बीजेपी को 47% वोट मिले थे, 115 सीटें मिली थी। कांग्रेस 61 सीटों से संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को। यहाँ पर 38.9% वोट मिले थे कांग्रेस प्रत्याशियों को। तो 2012 का ये रिजल्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, वहीं जीपीपी है 2 सीट पर 3.6 वोट प्रतिशत था और एनसीपी को 2 सीट मिली थी, 0.9% वोट और एनसीपी को 2, वहीं आईएनडी को 1, 5.8 वोट शेयरिंग, अन्य को 1, 2.9 वोट प्रतिशत मिला था। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के ये परिणाम भी आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी 99 सीट हासिल कर पाई थी और वोट प्रतिशत 50 था। कांग्रेस को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में फाइट किया था, जबरदस्त फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी गई और 42% वोटों से संतोष करना पड़ा कांग्रेस के प्रत्याशियों को। 77 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके विधानसभा पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से पीछे रह गई कांग्रेस।
इस बार हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी जीत होगी, लेकिन कांग्रेस के नेता ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ बीजेपी जबरदस्त चुनाव प्रचार गुजरात में कर रही है। 27 साल के किले को फिर से फतह करने के लिए जुटी हुई है बीजेपी और टारगेट 150 सीटों का रखा है। हालांकि 150 सीटें आज तक गुजरात में कोई नहीं जीत पाया है। कांग्रेस 149 सीटें जरूर जीती थी एक बार, लेकिन 150 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने फिर से रखा है। यानी कि 99 सीट से 51 सीट ज्यादा जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 नवंबर को गुजरात जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वलसाड़ सुरेंद्रनगर में कर सकते हैं रैली। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को जा सकते हैं। इसके पहले भी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर वो पहुंचे हुए थे। हालांकि इस दौरान मोरबी हादसे की वजह से अहमदाबाद की जो रैली थी उसे रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसे में फिर से एक बार ये खबर सामने आ रही है कि 6 नवंबर को गुजरात जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज उम्मीद की जा रही है कि गुजरात के चुनावों का ऐलान हो जाएगा और 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं और बीजेपी के किले को बचाने के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अभी हाल ही में वो लौटे हैं। हालांकि इस दौरान जो पुल हादसा हो गया उसकी वजह से 2 दिनों तक उनकी चुनावी सभाएं रद्द कर दी गई। गांधीनगर में सभाएं थी, गांधीनगर में एक बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम था और इसके अलावा अहमदाबाद में रोड शो को भी कैंसिल उन्होंने कर दिया था। और अब आपको बीजेपी सांसद सीपी जोशी का गुस्सा दिखाते हैं, जिन्होंने नारकोटिक्स कर्मचारी को तमाचा चढ़ दिया। रिश्वत की बात को लेकर के उन्होंने ये थप्पड़ मारा है और थप्पड़ मारने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी और उन्होंने एक नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा है और तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ सांसद साहब ने मार दिया है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी और उन्होंने नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारा है। पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की मौजूदगी में ही सांसद सीपी जोशी ने एक नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ रसीद कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज इंडिया पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां चित्तौड़गढ़ से सांसद ने नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ा है और ये थप्पड़ मारने का उनका ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगने पर उन्होंने ये थप्पड़ जड़ा है, लेकिन बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि न्यूज इंडिया भी नहीं करता। बताया उनकी तरफ से ये जा रहा है कि रिश्वत मांगी गई इसलिए उन्होंने थप्पड़ जड़ा, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है ये अब जमकर वायरल हो रहा है। तो एक सांसद का व्यवहार आप देखिए, पुलिस की मौजूदगी में, आम लोगों की मौजूदगी में नारकोटिक्स विभाग के एक कर्मचारी पर कथित तौर पर इसलिए उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने रिश्वत की मांग की थी। कथित तौर पर हम ये कह रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, सीपी जोशी हैं, सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से और उन्होंने एक नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया है। मुखिया जी और अब आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं एक मंदिर में और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और साथ ही फूल भी उनके द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं। नीराजनम कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदर संस्थितेन तदेवासा परिभाषिते नीराजयन्ति जगदीश्वराय। पूरा लो, रथ का पूरा लो। बाबूजी हो गया, भगवान को करें ना, मुझे आपने भगवान को बिना